हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी जो सेकेंड राउंड हो क्लियर कर लिया है एंड नाउ दे विल बी मूविंग फॉर द लास्ट एंड द फाइनल माइलस्टोन दैट इज़ इंटरव्यू। सो जो मैं हमारा इंटेंट रहेगा वो ये रहेगा कि हम आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे टॉपिक्स आपके जो आपकी डाटा शीट है उसमें कवर होते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फोकस रहेगा आपके जॉब एक्सपीरियंस के ऊपर। जाने से पहले मेरे बारे में कुछ नाम अभिषेक है। आई एम IRAS दैट इज़ इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विसेज। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो इस लेक्चर को सुन रहे होंगे वो भी इंजीनियर ही होंगे। मैंने 3 इंटरव्यू UPSC के दिए हैं। लास्ट वाले का अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है एंड अभी रिज़ल्ट अवेटेड है। इसके अलावा मैंने नाबार्ड के भी 2 बार इंटरव्यू दिए हैं और मैं लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले 2 साल पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया है। तो मैंने अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान भी अपने जॉब एक्सपीरियंस को कवर किया है। सो द आइडिया इज़ कि मेरी प्रोफाइल बहुत सारे लोगों से मिलती होगी। सो हमारा इंटेंट जो रहेगा आज का वो हमारे टॉपिक्स को कवर करने का होगा। आज हम सीखेंगे कि एक इंटरव्यू की जॉब के रिलेटेड आपकी बेसिक जो आपकी डिमांड रहती है वो क्या रहती है, आपकी पिछले जॉब की आपके इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंस रहती है। हम कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके मतलब कि जो सबसे बेसिक चीज़ें जो करनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पॉसिबल जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हर जवाब अलग होता है, उसकी डिलीवरी अलग होती है, लेकिन हमारा आइडिया रहेगा एक लाइन ऑफ थॉट डेवलप करने का, वो भी हम करेंगे। और फिर कुल मिलाकर लास्ट में हम देखेंगे कि आप अपनी स्पेसिफिक जॉब को आप कैसे तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट इशू है आज का, वो है इंटरव्यू की डिमांड क्या रहती है। जो इंटरव्यूअर है वो आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर की खोज कर रहा है। उनको कल को आपको एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बिठाना है। ऐसे इंटेंट के साथ वो आपको जज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट लेंगे और आपके अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि आप में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए। ऐसे इंटेंट से देयर आर सम क्वालिटीज़ विच आर कॉमनली नोन एज OLQs। जब आप जैसे ट्रेनिंग में जाएंगे तो ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, OLQs दैट इज़ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो आप में खोजेंगे कि क्या आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि क्या आपने कोई चीज़ बहुत जल्दी समझी। आपको अगर कोई एक जगह अगर 10 दिन रहने को भी दे दिया जाए तो कितना क्विकली कितने आपकी पार की नज़र है कि आप जल्दी से उस एनवायरनमेंट के बारे में जान पाएँ। जैसे कि आपने कहीं जगह जॉब की है, वो जॉब आपने मान लो किसी पर्टिकुलर ज़िले में जैसे अलवर में आपने जॉब की, तो अगर आपने वहाँ पे जॉब की तो अगर वहाँ पे आपने 1 साल भी जॉब की तो आपसे ये थोड़ा जांचने की कोशिश की जाएगी कि आपने उस एनवायरनमेंट को, उस एरिया को कितना समझा। तो ये जो है ये जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी ऐड होगा। इसके अलावा जो आपने जॉब किया है, आपकी कंपनी का इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो ये सब एक अच्छा ऑफिसर जिस जगह रहता है आसपास वो पूरे एरिया को स्कैन करता है, पूरे एरिया को समझता है। ऐसे ही इंटेंट के साथ जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। देन एक और इशू रहता है कि फैक्चुअल वर्सेस नॉन फैक्चुअल। तो कई बार ये इंटेंट रहती है कि कितने फैक्चुअल तैयार किए जाएं, कितने नहीं किए जाएं। तो द आइडिया इज आपको बेसिक फैक्चुअल बातें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो नॉन फैक्चुअल पार्ट है वो आप कुछ हद तक कर सकते हैं, बाकी आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फैक्चुअल वाले में इशू ये आता है कि अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता तो आप उसको मना कर सकते हैं। अभी को बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, हो सकता मिस हो गया हो। लेकिन जब अगर नॉन फैक्चुअल वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको नहीं पता। अगर यहाँ पे आपसे कोई ओपिनियन पूछी जाए तो आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका खुद का विचार है, ये आपका खुद का थॉट प्रोसेस है, इसको आप मना नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझसे एक जगह पूछा गया था इंटरव्यू में कि अच्छा आपने 1 साल पंजाब में जॉब की है, 1 साल महाराष्ट्र में जॉब की है। मैंने कहा यस सर। तो आप ये बताइए कि फिर महिलाओं की हालात में पटियाला में जहाँ मैंने जॉब की थी और महाराष्ट्र में क्या डिफरेंस आपको लगा। अब ऐसे सवाल के बारे में ये नहीं कह सकता था कि सर मैंने देखा नहीं, और ये भी नहीं कह सकता कि सर मैं तो शहर में रहता था, कंपनी की बस, कंपनी का व्हीकल मुझे ड्रॉप करता था, मुझे तो नहीं पता वहाँ की मतलब महिलाओं को क्या हिसाब किताब है, तो अपने घर से काम, काम से घर। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। तो आपका इंटेंट ये है कि आपका ज़्यादा फोकस नॉन फैक्चुअल पे अभी होना चाहिए। फैक्चुअल आप कुछ लिमिट तक कर सकते हैं और लास्ट में बोल सकते हैं कि सॉरी सर मैंने ये वाला पार्ट मिस कर दिया, सॉरी सर मैं इस चीज़ को फोकस नहीं कर पाया। जब मैं घर जाऊँगा तो ज़्यादा सोचने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा मतलब कि उसको नेट पर सर्च करके जैसे भी करके मैं इसको देख लूँगा। लेकिन आप नॉन
एक्चुअल जो ओपिनियन वाला पार्ट है, जो आपका खुद की विचारधारा है, उसको आप मना नहीं कर सकते हैं। आपको उसका आंसर देना ही देना है। और यहाँ पे आप ये भी नहीं कह सकते कि सर सॉरी सर भूल गया, ये भी आप नहीं कह पाएंगे। ये आपका इंटरव्यू की बेसिक डिमांड रहेगी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये भी सीखेंगे कि आपसे इंटरव्यू में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले जॉब की क्या भूमिका रही, तो पिछले जॉब से आपसे ये देखा जाता है कि पिछला जॉब है वो एक आईने की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि जैसा आपने पिछली जॉब में परफॉर्म किया है, जितना अच्छे से वहाँ काम किया है, वैसा ही आप आगे काम करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे क्या वो मेरे बॉस को कॉल करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि अरे आपके यहाँ एक लड़का काम करता था वो कैसा, ऐसा नहीं। लेकिन डेफिनेटली ये है कि वो आपसे वहीं बैठे बैठे ये निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने सही में अच्छा काम किया है, क्या आपने वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसको समझा है, क्या आपने कंपनी है उसको कंपनी की बियॉन्ड चार दीवारी के बाहर आपने समझने की कोशिश की है। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या आपको इन जनरल सॉफ्टवेयर के बारे में पता है। क्या आपने फॉर एग्जांपल मैंने पेप्सिको में काम किया था, तो पेप्सिको में जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो क्या आपको ये पता था कि वाटर स्कैरसिटी है, पानी की कमी हो रही है एरियाज़ में, उसके बारे में क्या विचार है। इसी हिसाब से जैसे आप किसी और कंपनी का आप देख सकते हैं, अगर आपने स्टील इंडस्ट्री में काम किया है तो आपको स्टील के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपने अगर मान लो दूसरी किसी एक और कंपनी में काम किया है जो ऑटोमोबाइल बनाती है, तो अभी उसको रिलेट करके पूछा जाएगा। तो ये पिछली जॉब आपको आईने की तरह है, ये आपको वो उस जॉब से, क्योंकि इससे जस्ट पहले अगर आप जॉब कर रहे थे या आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपने वो आपकी आइडेंटिटी है, यानी आपकी पहचान है। यानी कि अगर पिछली जॉब में इससे पहले इंजीनियर था तो मैं ये वाली नौकरी लगने से पहले क्या हूँ, आई एम एन इंजीनियर। अगर मैंने जॉब नहीं की है, डायरेक्ट कॉलेज से आया हूँ, तो फिर मेरा कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी ऑलरेडी वर्किंग हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, तो वो मेरा आईना है, वो मेरी पहचान है, मुझे उसके सामने रख के ही जज किया जाएगा। तो आप इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसको आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं है कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसी का लिमिट रहेंगे। ये एक आपको डायरेक्शनल लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन ये श्योर है कि जो इंटेंट है, जो कंटेंट है, वो सिमिलर लाइंस पे आपको इसके हिसाब से अपनी जॉब को लेके बनाना है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये कहा जाता है कि आपको कभी भी अपनी कंपनी की बुराई नहीं करनी है। ये कंपनी थी, इसमें जाना आपकी खुद की चॉइस थी। आपने जो कंपनी ज्वाइन की, वो जो सेक्टर आपने ज्वाइन किया, वो आपकी खुद की मर्जी थी। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सोच समझ के ज्वाइन नहीं किया तो आपने वो आपकी खुद की गलती थी। मतलब द इंटेंट ये है कि आपको यहाँ के चुगली नहीं करनी, अरे सर वो ख़राब हो गया, अरे सर वो गलत हो गया, ये सब आपको नहीं करना है। तो या फिर आपने नौकरी छोड़ी तो ये नहीं बोलना है कि सर वहाँ तो काम बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका इंटेंट नहीं होना चाहिए। तो जो अगला पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपको अपनी कंपनी की बुराई कभी नहीं करनी है। यानी कि आप यहाँ बैठ के ये नहीं कर रहे हैं कि अरे सर मेरे पिछली कंपनी ने मुझे ये गलत किया, मुझे पैकेज अच्छा नहीं दिया, मुझे पैसे अच्छे नहीं दिए। ये आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटेंशन शो नहीं करना है। वो कंपनी ज्वाइन की, वो आपकी खुद की मर्जी थी। आपको आप जितने भी दिन आपने उसमें जॉब किया, जितने दिन तक आपने कंटिन्यू किया, वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस थी। कंपनी ने आपको पे किया, आपने उसके बदले वर्क किया, तो उसकी बुराई नहीं करनी है। इट ऑल्सो शोज़ कि आपको ये भी दिखाई देता है कि अगर आप किसी कंपनी की बुराई कर रहे हैं तो ये भी दिखाई देता है कि आप जो ब्लेम है वो दूसरों पर डालना चाह रहे हैं। यानी कि रादर देन फाइटिंग देयर, आप सिस्टम को आप एक तरीके से बदनाम कर रहे हैं, सिस्टम में गलतियां निकाल रहे हैं, अपनी गलती को छुपा रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, या फिर आपके कंपनी के बारे में कुछ गलत, कुछ ऐसे मतलब जो सबसे नेगेटिव बात बताओ, तो ऐसे ही नहीं बतानी है कि आप उसको शुरू हो गए, सर मेरा बॉस ऐसा था, काम ऐसा था, काम अच्छा नहीं था, एनवायरनमेंट के लिए ख़राब था, मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं भर रहा था, मैं तो बस छोड़ना चाह रहा था, जैसे मौका मिला मैंने छोड़ दिया। ऐसा एटीट्यूड शो नहीं करना है। यू हैव टू बी ए पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ये देखेंगे कि अगर आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल जितनी देर काम किया है तो क्या आपने सही तरीके से काम किया है। यानी कि आपसे ये समझा जाएगा कि अगर आप जिस सिस्टम में रह रहे हैं कि आपको उसको इंट्रिकेसीज के बारे में पता है। यानी कि अगर मान लो कल आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप यहाँ आ रहे हैं और आपको हवा ही नहीं है क्या चल रहा है। ये जो एटीट्यूड है ये दिखना नहीं चाहिए। तो अगर आपको
अगर आपने वहाँ काम छोड़े हुए कई दिन हो गए तो एक बार इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक बार उसको समझ लें कि वो कंपनी काम कैसे करती थी। तो उससे क्या इशू होता है कि हाँ भाई, आप जिस काम में जो भी काम करेंगे वो आप इत्मीनान से करेंगे, वो आप अच्छी क्वालिटी से डिलीवर करेंगे। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपको अगर इससे ज़्यादा टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी जाए तो आप कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं और आप क्वालिटी से काम करेंगे। जो इंटरव्यू लेने वाला है उनको पता है क्लियरली कि आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम होने वाला है वो आसान काम नहीं है। तो अगर आप पीछे वाले काम में ही बौखला गए हैं तो आप ये मत समझिए कि इंटरव्यूअर को लगेगा कि नहीं, आपने पीछे तो बुरा काम किया है, कोई बात नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आगे आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपने जो भी काम किया है उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। आपको वहाँ की इंटरनल बातों के बारे में पता था, कोर फंक्शनिंग का आइडिया था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, येस यू आर अवेयर ऑफ दैट। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप इंजीनियर थे तो आपको उठा के पूरा हिस्ट्री पूछने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जनरल जो फंक्शनिंग उसके बारे में हल्का सा आइडिया हो तो इट्स ऑलवेज गुड। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा टाइम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में या पुरानी कंपनी के डॉक्यूमेंट खोल के कहीं से वो पढ़ने लग जाएं। ऐसा नहीं है। जो काम आप करते थे उसके बारे में हल्का फुल्का नॉर्मल प्रोसेस है उसका पता होना चाहिए और एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस उसमें आपका झलकना चाहिए। एक और आपसे ये ध्यान दिया जाता है कि आपने पिछली जॉब से क्या सीखा होगा। इसमें जो ज़्यादा फोकस है वो मूल्यों से है। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो हर जगह से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हुए चलता है। आगे बढ़ते हुए चलता है का ये मतलब है कि अगर मान लो मैंने पेप्सिको में काम किया या जैसे मान लो मैंने किसी दूसरी इंडस्ट्री में काम किया, तो वहाँ से मैंने जो मूल्य धारण किए, जैसे कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, जैसे कि पंक्चुअलिटी क्या होती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को के साथ पूरे टाइम को कैसे मैनेज करना है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, या फिर अगर आपको एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, आपको अगर मान लो ओवर टाइम भी करने को बोल दिया जाए, तो ऐसे मामलों में आप कैसे डील करते हैं। ये सब वैल्यूज़ कैसे आपने सीखी हैं और उनको आप कैसे आगे आने वाले टाइम में डिलीवर करेंगे, ये एटीट्यूड भी वो चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप उनके जो क्लियर वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ सीखने का ये मतलब नहीं है कि आपने सीख लिया कि सर मैंने वहाँ से क्या सीखा, सर मैंने वहाँ से हार्डवर्क सीखा, मैंने वहाँ से पैसे की कीमत जानी, मैंने वहाँ से ये सीखा। नहीं, आपको हल्का सा एक इंसिडेंट आपको अटैच होना चाहिए, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके होने चाहिए जो आपको सिखाएं कि हाँ भाई दैट थिंग रियली चेंज्ड यू, आपको कुछ काफ़ी उसमें बेनिफिट हुआ। इसको जब एक लाइव एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे, बट एनीवे आपने क्या सीखा ये भी आपको पता होना चाहिए। वैल्यू पर्सपेक्टिव से, जो नॉलेज पर्सपेक्टिव से था डेफिनेटली इट वाज देयर, वो है, अभी भी है, लेकिन वैल्यूज़ को भी आप फोकस में रखें। आपकी पर्सनैलिटी में क्या सकारात्मक प्रभाव आई, अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कुछ नकारात्मक पूछ लें, पर उसका चांस कम रहते हैं, लेकिन आप सकारात्मक प्रभाव क्या आए हैं इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि द होल इंटेंट, जो आपका पूरा मेरा मकसद वो ये है कि पिछले जॉब से वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको काम दे दिया जाए तो आप कैसे बिहेव करेंगे, वो ऐसे पता चलता है कि आपने पिछला असाइनमेंट कैसे पूरा किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि क्या प्रिपेयर किया जाए। तो अब तक हमने सीखा कि आपसे क्या मांगा जाएगा, पिछली स्लाइड में हमने देखा क्या मांगा जाएगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ अब क्या प्रिपेयर किया जाए। तो सबसे पहले आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा रेडी रखिए। आप एक नोटबुक बना सकते हैं, उस नोटबुक में आप हर 4-5 पेज के बाद कुछ टॉपिक्स छोड़ते जाइए। तो जो कंपनी का जो आएगा उसमें, जैसे उसके बारे में आप अपने नाम से रिलेटेड, अपने गाँव, शहर, ज़िला, जो राजस्थान है अपना स्टेट, या अगर आप आउटर स्टेट से भी हैं वो आप देखिए। फिर आप कंट्री के बारे में, करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक वहाँ प्रिपेयर कीजिए। फिर आपको जैसे आपके अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत पुअर या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी रही है वो आप इसमें ऐड कीजिए। उसमें आप ये भी समझिए कि जैसे आपकी अगर एक दो हॉबी, दो क्लियरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। इसके अलावा कुछ आपके पेरेंट्स वगैरह काम क्या करते हैं। ये रेयर क्वेश्चन है, पर समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज डोमेन्स ऑल्सो। तो आप हर टॉपिक के ऊपर 2-2, 3-3 पेज छोड़कर एक नोटबुक आप तैयार कर सकते हैं। जब कंपनी की बारी आएगी तो उसमें सबसे पहले कंपनी के बारे में आप ये समझिए कि वो काम क्या करती है, जिस सेक्टर में काम करती है उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो काम क्या करती है, इसका वर्क है। जैसे पेप्सिको के बारे में था कि जैसे मैंने पेप्सिको में 1 साल जहाँ काम किया वहाँ पे चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी जो लेज चिप्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये करते थे। तो दूसरी साल काम किया वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर होती थी।
तो मेरा आइडिया ये है कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि चिप्स बनती कैसे हैं और कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है। अगर आप स्टील में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील को प्रोड्यूस करने के और से स्टील बनाने में क्या आपका प्रोसेस है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा मान लो आप IT सेक्टर में आप काम करके आए हैं, अब मान लो आप बड़ी से बड़ी कंपनी में अगर आपने काम किया है, तो उस सेक्टर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, ओवरऑल पिक्चर क्या थी और उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आप 1-2 लाइन प्रिपेयर करके सॉरी ये वाला कंटेंट आप 1-2 लाइन प्रिपेयर कर कर लिख लीजिएगा। उसी में आपका रोल क्या है, इस पूरी होल पिक्चर में आपका क्या कंटेंट है। उसके बाद आप ये समझिए कि ये पूरा जो है ये सेक्टर स्पेसिफिक, यानी कि क्षेत्र में आपका, जैसे जो मेरा वाला क्षेत्र था, जैसे आप समझेंगे तो मेरा वाला है, मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग करता है, पानी को, वाटर सेक्टर को बिलोंग करता है, और ये वाला एग्रीकल्चर को भी बिलोंग करता है। एग्रीकल्चर को बिलोंग करता है क्योंकि इसमें आलू यूज होता है। तो जो इससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जो क्षेत्र है, उससे भी आप सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर आपका क्षेत्र है, अगर वो सॉफ्टवेयर का है, तो आप हल्का सा, ज़्यादा नहीं, पर सॉफ्टवेयर में इंडिया की क्या चैलेंज है, सॉफ्टवेयर में इंडिया की क्या चैलेंजेस हैं, सॉफ्टवेयर में इंडिया के प्लस पॉइंट क्या है, इंडिया के नेगेटिव पॉइंट क्या है, इंडिया क्या जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है, जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, यानी 5वीं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चल रही है, 5th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, 5th IR स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दैट इज औद्योगिक क्रांति। 5th IR के जो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने सॉफ्टवेयर में तो अच्छा काम किया है, क्या हम हार्डवेयर में अच्छा काम कर सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए साथ H1B वीज़ा, इसके अलावा कोरोना के साथ अटैच कर इसको देखा जा सकता है। तो ये सारा का सारा कंटेंट है, वो आप अपने कंपनी का सेक्टर और उसमें आपका काम क्या है, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। वो आपको एक लिख कर एक नोट्स बना सकते हैं। आपकी कंपनी का साइज़ क्या है, स्केल कैसा है, क्या वो एक MSME है, यानी कि वो एक लोकल एरिया को सर्व करती है, या आपकी MNC है, उसके हिसाब से आपको हल्का फुल्का वो वाला कंटेंट ही पता होना चाहिए। जैसे अगर आपकी MNC है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप 1-2 देख लीजिए कि एक जनरल MNC के क्या चैलेंज होते हैं। फिर उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट संबंधी, यानी कि जो प्रोडक्ट आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अगर काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई आदमी है वो अडोब में काम करता है, और जो अडोब के फोटोशॉप नामक प्रोडक्ट या जो एक सॉफ्टवेयर है उस पर वर्क कर रहा है, तो उसके पर्टिकुलर फोटोशॉप से लेके कुछ 2-4 सवाल आपको पता होने चाहिए। अब बढ़ाने को सवाल किसी भी डायरेक्शन में अनंत तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं, बट अगर हम बेसिक अगर हम सवाल प्रिपेयर करके जा रहे हैं, तो हम इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि अगर बेसिक सवाल आएगा उस पर तो हम एक 6 मार देंगे। हाँ, ये है कि अगर मान लो कुछ ऐसा सवाल पूछ दिया गया जो कभी ना सुना था ना कभी जाना था, वो भी एक ग्रेट इनफ पॉसिबिलिटी है। उसके लिए आप ओवरऑल जो आपका एटीट्यूड है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर करके ही नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके बारे में, ये इट मीन्स आपका खुद का रोल क्या था, जो आपका सबसे आपने क्या सीखा, आपका रोल क्या था। जैसे मेरा रोल था जो वहाँ पे था, मेरा असिस्टेंट मैनेजर मेंटेनेंस का था, तो मेरा खुद का काम क्या था, तो मुझे एक लाइन में पता होना चाहिए कि मेरा खुद का काम क्या था। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन है, सो अभिषेक आप पेप्सिको में आपने 2 साल काम किया, यस सर, तो आपका वहाँ पे रोल क्या था। तो बस मुझे ये बताना है कि सर जो शुरुआत का 1 साल था उसमें मैं एक ट्रेनी था, तो मेरा जो काम था वो बस सीखने का था। तो मैंने सारे डिपार्टमेंट्स में थोड़ा लाइक 1 वीक 2 वीक ऐसे बिता करके मैंने सीखा है। लेकिन जो अगला साल था उसमें मेरा काम मेंटेनेंस का था, जिसमें जो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि लाइन जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, यूनिट है, वो कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। उसके लिए मुझे प्लान्ड और अनप्लान्ड, यानी कि प्लान किए हुए मेंटेनेंस में, और यानी कि अगर इमरजेंसी मेंटेनेंस है, दोनों के लिए मुझे तैयार रहना पड़ता था। उसके लिए बैकएंड पे मुझे स्पेयर्स वगैरह मेंटेन भी करने पड़ते थे। साथ ही साथ क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मुझे इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी का काम भी दिया गया था। तो ये एक, जैसे मान लो आप एक 45 सेकंड का आंसर आप ऐसा रेडी करके रख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका। आपने क्या सीखा का कंटेंट है मैं बता चुका हूँ। इसमें आपका नॉलेज और वैल्यूज़ दोनों बात होनी चाहिए, यानी कि आपको 1-2 लाइन में पता होना चाहिए कि आपने क्या सीखा, और वैल्यूज़ में होना चाहिए। तो इस नॉलेज और वैल्यूज़ में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पंक्चुअलिटी सीखी, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने वहाँ पंक्चुअलिटी सीखी, बस ये नहीं कहेंगे। ये सूखे मुंह से दिए हुए आंसर की कोई वैल्यू नहीं है।
वो हर क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ऐसे जाया नहीं कर सकते, ऐसे व्यर्थ नहीं कर सकते हैं कि मान लो अभिषेक आपने क्या सीखा, सर मैंने वहाँ पे पंक्चुअलिटी सीखी, नहीं, ऐसा ऐसा आपको नहीं कहना है। आपको क्लियरली बताना है कि सर जब मैं कंपनी में था तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी थी वो मैंने ये चीज़ सीखी थी, क्योंकि मैंने जाना कि अगर मैं टाइम पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ ये। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू बतानी है तो सिंपली उसको एक वर्ड में वैल्यू नहीं बतानी है, उसके साथ आप एक लाइन अटैच करके रखिए कि सर मैंने सीखा, ये सीखा, सर मैंने वहाँ पे टीम वर्क की वैल्यू सीखी, क्योंकि मुझे समझ में आया कि अगर मान लो मैं मैनेजर हूँ, अगर मैनेज कर रहा हूँ तो मैं अगर सारा काम एक साथ कर रहा हूँ तो मेरे 2 हाथ और 1 दिमाग काम करता है, लेकिन अगर मैं टीम को साथ लेके कर रहा हूँ तो पूरी हार्मनी से, मान लो 20 लोगों की टीम है तो 40 हाथ और 20 दिमाग काम कर रहे हैं, तो उससे एकदम से इफिशिएंसी बढ़ती है, उससे टाइम पे डिलीवरी होती है, सारे लोग एक सिंगल लाइन में फोकस होकर काम करते हैं। तो ऐसा, तो आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा, मतलब कि मैंने बोला वो उसमें कोई भी 1-2 लाइन पिक कर सकते हैं। द इंटेंट इज कि आपको अगर बोलना है तो सिर्फ आपको ये नहीं बोलना है कि एक वैल्यू बताइए और इसके पीछे निकल ली, आपको वहाँ पे रुक के थोड़ा सा आपको समझाना भी है। हर वैल्यू के लिए आप एक एग्जाम्पल तो आप रख लीजिए कि ये बहुत वियर्ड है, अजीब है कि एक एग्जाम्पल से आप कैसे वैल्यू सीख सकते हैं, बट ऐसे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपने जैसे सीखा, ऑनेस्टी सीखी, तो आपने कैसे कह सकते हैं आपने ऑनेस्टी सीखी, तो आप उसमें थोड़ा आप एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में क्या सुधार आए ये आप इसमें ऐड करके बताइए कि सर पहले मैं कॉलेज में था तो मेरा हमेशा फोकस सीखने में था और मुझ में थोड़ा सा लाइक जो एटीट्यूड था वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं कंपनी में गया, जब मैंने काम किया तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आई, मुझे पता चला कि कैसे आपको टाइम पर प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। तो इसमें सिंपली जो आप जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं वो है कि मैंने सीखा कि डेडलाइंस कैसे मीट करनी है, डेडलाइंस कैसे मीट करनी है, कैसे मीट करनी है। आप इसमें ये भी कुछ एक एग्जांपल है, आप इसमें ये भी समझा सकते हैं कि सर जैसे आप एक टीम के बारे में बात कर सकते हैं कि टीम वर्क आपने सीखा। तीसरा आप ये कह सकते हैं अगर आप अपने ज़िले से या फिर अपने स्टेट से बाहर काम किया है तो आप उसको भी कह सकते हैं कि आपने डिफरेंट जो लोग हैं, यानी डाइवर्स जो लोग हैं, डाइवर्स पॉपुलेंस के साथ या डाइवर्स टाइप ऑफ मैन पावर के साथ डील करना आपने सीखा है। तो जैसे मान लो मैंने पटियाला में काम किया है, और जैसे मैंने इसके बाद महाराष्ट्र में काम किया था, तो मैं ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने बहुत टाइप की मैन पावर डील की है, मैंने बहुत तरह के तरीक़ों के लोगों से काम किया है और मैं हर किसी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। तो इट गिव्स एन आउटलुक कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने एरिया के कंफर्ट जोन में नहीं हैं, आप बाहर निकल कर भी काम कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल बना लीजिए, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी अपनी जॉब से होने चाहिए। इसमें आप अपनी जॉब में अगर कोई सिमिलर जॉब में कोई आपके एक और दोस्त अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके साथ प्रिपेयर कर आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। कुछ मेरे जो मैंने प्रिपेयर किए थे उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। नाउ लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं कि अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर ज़िले में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आपने आउट ऑफ द स्टेट काम किया है तो आप उस पूरे रीजन वाइज, फॉर एग्जांपल आपने अगर बेंगलोर में काम किया है तो आपके बेंगलोर के बारे में ज़्यादा नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि बेंगलोर के चैलेंजेस क्या हैं, कि बेंगलोर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई आदमी बेंगलोर में जाता है तो वहाँ के वेदर के बारे में आपसे पूछ सकता है कि वहाँ का वेदर प्लेजेंट क्यों होता है। तो सबसे फेमस जो चीज़ है बेंगलोर के बारे में, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने बेंगलोर में काम किया है, इट मीन्स आपने सिलिकॉन वैली जो है उसको आपने अच्छे तरीके से जाना है, उसको समझा है, स्टार्टअप्स को अच्छे तरीके से जाना है। तो इसके तो सबसे एक आम आदमी की नज़रों में तो सबसे सामने सवाल आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिलिकॉन वैली है, आपका स्टार्टअप है, आपका इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब। तो ऐसी बात, या आपकी जो इंडिया की सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि इंडिया पूरी दुनिया का बैक ऑफिस तो बन गया है,
तो लेकिन क्या इंडिया का एक डिजिटल फैक्ट्री भी बन सकता है, क्या इंडिया दुनिया की डिजिटल फैक्ट्री भी बन सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन तो दिखने में अजीब लगते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक पढ़े लिखे इंसान के नज़रों में अगर कोई बहुत जेनरिक जो चीज़ आती है बेंगलोर को देखकर, ये याद आती है। सिमिलरली मुंबई को देख के जो क्लियर के सामने सामने बात आती है, वो आप क्लियर कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि मुंबई में हर साल बारिश आती है और हर साल बाढ़ आती है। तो क्या हम मतलब इतने सालों से मुंबई चल रही है लेकिन उसमें अब क्या हम बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा क्यों है? चेन्नई में काम कर रहे हैं, कुछ साल पहले चेन्नई में फ्लड्स आ गए थे, उसकी बात आप कर सकते हैं, साइक्लोन्स की बात कर सकते हैं चेन्नई के बारे में अगर सवाल आते हैं तो। इसके अलावा आपने मतलब गुड़गांव में काम किया है, तो गुड़गांव में जो मेजर इश्यूज़ रहते हैं, जो ट्रैफिक या फिर जो अर्बन इश्यूज़ रहते हैं, ट्रैफिक है, लाइट है, सिक्योरिटी है, फीमेल सेफ्टी है, जहाँ पे जेंडर रिलेटेड वायलेंस यहाँ यानी कि हिंसा होती है महिलाओं के साथ, ऐसे कंटेंट आप बेंगलोर को लेके आप प्रिपेयर कर लीजिए। यानी जिस जगह के आप रहने वाले हैं उसके बारे में जो सबसे जेनरिक जो चीज़ है वो तो करनी ही है। इसके अलावा आप कुछ और 1-2-4 चीज़ और कर सकते हैं उसके बारे में, उसको हम आगे देखेंगे, वो समझते हैं। कुछ मॉडल क्वेश्चन जैसे मैंने प्रिपेयर किए हैं, तो वो है कि सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इसको आप ज़्यादा नहीं पर 45 सेकंड से 1 मिनट, ये भी बहुत अच्छा खासा टाइम रहता है, इसमें आप प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन ये प्रिपेयर करके ऐसा नहीं है कि ऐसा लगे कि आपने सब रटा हुआ बोल दिया है। तो आपको हर बार थोड़ी सेंटेंस 2-4 वर्ड आगे पीछे होते हैं, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कर लीजिए कि सर मेरी कंपनी में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरी ये थी कि मेरे को लाइंस को हमेशा कॉन्टिन्यूसली रन कराना है। इसके लिए मेरा काम मेंटेनेंस का था, उसमें मेरा स्पेयर पार्ट्स मैनेज करना वो मेरी जिम्मेदारी आती थी। प्लान्ड और अनप्लान्ड मेंटेनेंस भी मेरी जिम्मेदारी थी, और मैं इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज़ भी देखता था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। तो आपने मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ड्राई बोल देना है, यानी सिर्फ आपने बोल दिया, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है आप क्या काम करते थे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपने अच्छा काम भी किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंस इसका छोटा सा स्वीट सा आंसर तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चंस का। आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रही है? तो जो बिगेस्ट अचीवमेंट रही है उसको आप बता सकते हैं कि आपने कंपनी में काम किया, तो आप सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? तो आप उसमें कह सकते हैं कि सर मैंने फला प्रोजेक्ट पे काम किया था, उस पर मुझे हायर मैनेजमेंट से मुझे एक अप्रिसिएशन लेटर आया, ये भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जेनरिक कोई छोटी इवेंट भी आपको लग रहा है, वो भी आप कह सकते हैं। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि सर क्योंकि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो मेरा जो मेन काम था वो मेरा सिंगल हैंडेडली, मतलब कि आई वाज नॉट द, जैसे आप समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब मैं काम करता था तो मैं एक लास्ट पर्सन नहीं था, कैसा नहीं था कि मैं खुद काम कर रहा हूँ। मेरा काम एक मैनेजरियल जॉब थी, मेरे अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ और काम करते थे, तो हैंड्स इन मतलब कि जो काम करते थे वो ये लोग करेंगे, साथ में जैसे थर्ड पार्टी वेंडर्स वगैरह काम करेंगे, और ये एक अलग कंपनी एम्प्लॉय काम करेंगे, ये था। तो मेरा काम जो था वो मैनेजमेंट का ज़्यादा काम रहता था। लेकिन अगर आपका काम मैनेजमेंट की बजाय अगर आपका लास्ट में एंड जॉब का है, अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो आपकी खुद का दिमाग, खुद के हैंड्स ऑन वर्क है, उसको आप अलग तरीके से डील करिए। लेकिन अगर आपकी जो जॉब है उसके बारे में बिगेस्ट अचीवमेंट आप तैयार करके रख सकते हैं। मेरा जो बिगेस्ट अचीवमेंट जो मैंने जैसे एक मॉडल एग्जाम्पल तैयार किया है बताने के लिए, वो है कि मैं कह सकता हूँ कि सर मैंने अपने कंपनी में कल्चर ड्राइव करने का काम किया था। इसका मतलब ये है कि जब मैं जहाँ रहता था वहाँ उससे पहले मॉर्निंग मीटिंग्स नहीं होती थी। तो मॉर्निंग मीटिंग नहीं होने की वजह से वहाँ पे डेली काम का कोई हिसाब किताब ज़्यादा तरीके से मैनेज नहीं हो पा रहा था। जब मैं वहाँ गया अपनी नई जॉब में, तो मैंने वहाँ पे मॉर्निंग मीटिंग्स करना शुरू किया। धीरे धीरे वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बढ़ता गया और ये चलता गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि सर मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट थी कि मैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स मैनेज करना मैंने सीखा, और मैंने जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वो पूरे दिमाग का ब्रेन होता है, पूरे प्लांट का ब्रेन होता है, और पूरा प्लांट इलेक्ट्रिकल पैनल से ही ड्राइव होता है। वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड मशीन्स वहीं लगी रहती हैं, जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं वो पैनल्स में लगी रहती हैं। तो मेरी अचीवमेंट थी वो मैंने पैनल्स को इम्प्रूव करने की, मैनेज करने की मेरी अचीवमेंट रही है। उसके लिए मैंने क्या किया, हर इलेक्ट्रीशियन को मेरे जैसे मान लो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी टीम में, मेरे अंडर मत बोलिए, मेरी टीम में फॉर एग्जांपल 9 इलेक्ट्रीशियन थे। मैंने हर इलेक्ट्रीशियन को 4-4 पैनल डिवाइड कर दिए और पैनल पर ही चिपका दिया कि इस पैनल का की जिम्मेदारी किस इलेक्ट्रीशियन की है। धीरे धीरे कोई भी प्लांट से कोई भी मैनेजमेंट, या फिर मैं खुद जब भी राउंड पर रहता था तो मैं उस पर्टिकुलर
पैनल को खोल के देख लेता था कि क्या ये अच्छे से अंदर क्लीन है, क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा या कोई ऐसे कोई टूल तो नहीं छोड़ दी गई है, क्या उसमें जो अगर उसमें कोई सेंसिटिव मटेरियल है जिसको कॉन्टिन्यूसली कूलिंग की ज़रूरत है, तो पैनल के साइड में AC लगता है जो पैनल को ठंडा करता है, तो वो चल रहा है नहीं चल रहा, ये मैंने समझाने के लिए आपको एक मॉडल एग्जाम्पल दे दिया है। आप ऐसे ही कोई एक पर्टिकुलर इवेंट आप ढूंढ सकते हैं जो आपने अच्छे तरीके से काम किया, एकदम से नहीं आएगा। आई अंडरस्टैंड कि ये नहीं होगा कि आप आज बैठ के सोचिए कर दिया, लेकिन आप इसको थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए, और धीरे धीरे आप 1-2 हज़ार लोगों से बात करेंगे तो आपको एक अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने डेफिनेटली अच्छा काम किया, बहुत सारे अचीवमेंट मिल जाएंगे। उसमें एक ऐसा जिसमें बहुत शो ऑफ भी ना लगे, बहुत जनरल भी ना हो, लेकिन थोड़ा सा स्टैंड आउट रहने की भी बात हो। जैसे इसमें अगर मान लो मैं पैनल मैनेजमेंट वाली बात करता हूँ, इलेक्ट्रिकल पैनल जो होते हैं इसके मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो प्लांट में इलेक्ट्रिकल पैनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी मैपिंग की। हर इलेक्ट्रिशियन को बताया कि ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर ये पैनल क्लीन नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। तो ऐसे में फिर होता क्या है कि अकाउंटेबिलिटी सीधी आ जाती है। तो ये एक वैल्यू आप इसमें शो कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स आपने एग्जांपल दे दिया है, उसको डिलीवर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर तरीके से आप डिलीवर कर सकते हैं, बट एक अचीवमेंट आप याद कर लीजिए। बिगेस्ट चैलेंज क्या रहा, तो आप इसमें बता दीजिए कि सर बिगेस्ट चैलेंज जो मुझे लगा था वो था कि जैसे मैं कल्चर मैनेज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। मुझे समझ में आया कि जो लोग होते हैं वो अगर सिमिलर सेटअप में बहुत दिन तक काम करते हैं तो वो उसमें ढल जाते हैं। इसके लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा वो ये था कि कल्चर को कैसे मैनेज किया जाए, अगर आप कल्चर को ड्राइव कैसे किया जाए। तो पूछेंगे फिर आपने इसको ओवरकम कैसे किया। तो आप उसमें कह सकते हैं कि सर अगर हर चैलेंज है तो उसका ओवरकम ज़रूर करना है, यानी कि आपने इसको कैसे जीता ये आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। अगर वो चैलेंज ही रह गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने वो चैलेंज है और उसको आपने ओवरकम किया, उसको जीता है, उसको कनकर किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। दैट स्टैंड्स आउट, या अच्छे से स्टैंड होता है। तो आप बता सकते हैं इसके अंदर कि सर जो मेरा बिगेस्ट चैलेंज था वो ये था कि मैं कल्चर ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, और मैंने सीखा कि नई जगह पे कल्चर ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। और इट इज़ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो बंदा आपके सामने बैठा है, जो उन्होंने इतने साल तक जॉब किया है, उनको पता है, वो मतलब उनका एक्सपीरियंस सर का इतना ज़्यादा रहेगा कि ही विल नो कि बिगेस्ट चैलेंज बहुत ज़्यादा जो है वो कल्चर ओवरकम करना, कल्चर ड्राइव करना रहता है। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने ये कैसे जीता। तो कह सकते हैं कि सर मुझे समझ में आया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसका सबसे बड़ा तरीका है सॉल्व करने का, वो यही है कि आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आप उसमें बता सकते हैं कि सर जैसे मैं पैनल वाला बता सकते हैं, तो उसमें बहुत दिनों तक बहुत लोगों ने बहुत शिकायतें की। कैसी शिकायतें की कि सर इसमें तो ये चीज़ मिसिंग है, इसका डोर ही टूटा हुआ है, इसमें तो ये वायर अच्छे से नहीं है। तो आपने क्या किया, तो सर मैंने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को पेशेंटली सुना। मैंने कहा ठीक है चले तुम बता दो। फिर मैंने सारे ग्रीवेंस सोल्व किए। अगर इलेक्ट्रिशियन कह रहा था मेरे पैनल में ये कमी है इसलिए वो साफ़ नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उसमें छेद हो गया है, तो बाहर से एयर डस्ट ये सब अंदर जा रही है, तो पहले आपने वो पर्टिकुलर चीज़ पहले मैनेज करवाई। एक बार उनके सारे ग्रीवेंस आपने नोटबुक लिख के सारे सोल्व कर दिए, तब उनकी जिम्मेदारी है, अब वो इससे पैनल मैनेजमेंट से नहीं भाग सकते। मैंने पैनल बहुत दिन तक यूज़ किया है। पैनल इज़ नथिंग बट एक बिजली का एक अलमारी जैसी होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, इसमें जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह मेंटेन करने के लिए, उसको जो चलाने के लिए ड्राइव्स वगैरह रहती हैं वो पैनल में रहती हैं। इनके जिनको आइडिया नहीं है वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि ओवरकम करने के लिए आपने खुद इन्वॉल्व होना शुरू किया। तो जैसे आपने मॉर्निंग मीटिंग करना शुरू किया, तो आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि आपको हर दिन एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिस पहुंचना है। अगर आप 9 बजे नहीं पहुंचे तो वो लोग कुछ किसी न किसी काम पे लग जाएंगे। आपको हर किसी को डेली फ़ोन भी करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में कुछ 10 में से 3-4 लोग ही मीटिंग में आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब आपने मॉर्निंग मीटिंग लेना शुरू किया तो वो लोग आए। तो मतलब मैंने 2 अचीवमेंट बताए हैं एग्जाम्पल के लिए। एक कल्चर ड्राइव करने के लिए आपने क्या किया, कल्चर में मॉर्निंग में मीटिंग लेना, सुबह सुबह सारे इलेक्ट्रीशियंस को बुलाकर उनसे मीटिंग लेना, पिछले काम का रवैया लेना, वो सब मैंने समझाया। और साथ में मैंने पैनल का एग्जाम्पल भी दिया, और दोनों में क्या चैलेंज आए और उनको कैसे जीता ये भी मैंने समझाया। तो आपको अगर आप ही अपनी जॉब को प्रिपेयर करें तो आप 1-2 सवाल ऐसे, एक दो ऐसे इंस्टेंसेज, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के रखिए जो हो सके। गुड एंड बैड थिंग्स अबाउट प्राइवेट जॉब्स। तो
आप इसके बारे में एक हाल ज़्यादा नहीं तो एक थोड़ा आइडिया रख सकते हैं। जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में काम किया है वो भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो गुड थिंग्स में आप बता सकते हैं कि सर अच्छी बात ये है कि वहाँ पे एग्जीक्यूशन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट रहती है, एवरीबडी नोज एवरीबडीज़ वर्क, हर किसी को हर किसी काम पता रहता है। अगर जो काम नहीं किया तो पता है, ये डायरेक्टली पता चलता है कि ये इसकी वजह से नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं। दूसरा आप एक अच्छी बात ये भी बता सकते हैं कि सर एक और अच्छी बात जो मैंने समझी है जो क्योंकि वैसे कम कंट्रोवर्शियल है, वो ये है कि सर जहाँ पर अगर मीटिंग होती थी तो प्लांट के छोटे से छोटे डिसीजन के लिए, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर प्लांट में कोई एक्सपेंशन होना है, यानी मशीन जो पहले मान लो एक घंटे में 5000 बोतल निकालती थी उसको 7000 करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रीशियन से लेके प्लांट मैनेजर सब लोग, इलेक्ट्रीशियन से लेकर प्लांट मैनेजर तक सब लोग आके टेबल पे बैठते हैं, हर किसी से राय ली जाती है, हर किसी के बात की वैल्यू है, हर किसी से सलाह मशवरा किया जाता है। दैट्स वन थिंग यू लाइक्ड अबाउट प्राइवेट जॉब। ये बहुत ही सेफ लाइन है कहने के लिए। आप सिमिलर लाइन्स पे कुछ और भी डेवलप कर सकते हैं कि आपको प्राइवेट जॉब में अच्छा क्या लगा। अगर आपको पे अच्छी लगी वो भी बता सकते हैं कि सर वहाँ पैसा ज़्यादा है और काम की वैल्यू होती है, जो जल्दी काम करता है उसको जल्दी प्रमोशन मिलता है, ये आपको अच्छा लगा। लेकिन ये समय प्रॉब्लम ये है कि फिर वो अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आप कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ ना करें। सुपरलेटिव यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसमें आप कभी इसका यूज़ ना करें कि आप ये ना कहें कि सर प्राइवेट में ये चीज़ बेस्ट है गवर्नमेंट में नहीं। आप इसका यूज़ करें कि सर गवर्नमेंट में ज़्यादा, प्राइवेट में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में कम है। तो उसमें आप सेफली कह सकते हैं नहीं सर उसमें भी है लेकिन उसमें कम है या ज़्यादा है। तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ ना करें। आप ये नहीं कह सकते कि सर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में है वो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन है क्या सही में है, क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल हर किसी की जिम्मेदारी है, सारे फाइल नोटिंग सब रखी जाती हैं। तो आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग से बचने के लिए आप बीच वाली डिग्री का यूज़ करें, यानी कि आपको जो भी चीज़ बोलनी हो बेटर बोलें कि सर उससे ज़्यादा अच्छी है, उससे ज़्यादा कम है। आप ये ना बोलें कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये चीज़ है ही नहीं या प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ है ही नहीं, ये सब ना बोलें। आपने क्या सीखा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक मॉडल क्वेश्चन है। ये दोनों तरीके से नॉलेज एज वेल एज वैल्यू की फॉर्म में हमने सीखा है। अच्छा, बैड थिंग्स में भी आप समझाइए कि प्राइवेट सेक्टर में बैड थिंग क्या है। तो बता सकते हैं कि अगर आप ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो जो आइडिया है वो प्रॉफिट के ओरिएंटेड ज़्यादा रहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड आइडियाज़ कम रहते हैं। अगर आप पर्सनली अपने जॉब की बात बताएं तो आप कह सकते हैं कि सर जो जॉब था वो इसका इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा नहीं लगा, मुझे लगा था कि उसका इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी को भी आप यहाँ ला सकते हैं, लेकिन जो आप कहने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप यहाँ पे सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं, आपको खाली चेयर तोड़नी है, बैठना है, ऐसा काम करने की नीयत नहीं है, ऐसे आइडिया ना लगे तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस को सेफ तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर कर लीजिए और उनको डिलीवर कर सकते हैं। क्या सीखा? यस। आप अपनी पिछली जॉब से क्या सीखकर आगे आने वाली जॉब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इसमें आप 1-2 आंसर प्रिपेयर कीजिए। या आपके जो पर्टिकुलर जॉब है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी से आप समझा के कर सकते हैं। तो एक चीज़ जो आप इसमें सेफली कह सकते हैं वो ये है कि आप हर किसी को टेबल पे बुलाकर या फिर हर किसी से अगर कोई छोटा डिसीजन है वो आप लेने से पहले हर किसी से राय लें, ताकि जब उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने जाएँ तो उसमें चैलेंज ना आए। ऐसा ना हो कि हायर मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया और नीचे वालों को बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये सेफ माना जाता है। और कुछ और मॉडल क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पेप्सिको में काम किया है, तो मैंने उसी को एक मॉडल एग्जांपल लेकर आपको सॉल्व करने की कोशिश की है। पेप्सी कैसे बनती है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही बताना है जैसे किसी ऐसे नासमझ बच्चे को समझाना हो कि पेप्सी कैसे बनती है। तो आप ये मत बताइए कि सर पेप्सिको में ये होता है, ये होता है। आप बता सकते हैं कि सर पेप्सिको जो है वो एक लिक्विड रहता है, उसको कंसनट्रेट बोलते हैं, वो बाहर से मैन्युफैक्चर्ड ही प्लांट में लाया जाता है। अब वहाँ से 2 सीरीज में मैन्युफैक्चरिंग चलता है, एक में कंसनट्रेट को डाइल्यूट करके पानी में लाया जाता है और दूसरे टैंक में शुगर यानी चीनी घोलकर सिरप तैयार किया जाता है।
बाद में उन दोनों को मिला दिया जाता है और उनके टेम्परेचर को लो करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाती है। इसके पैरामीटर सारे सेट रहते हैं और हम इसको स्ट्रॉन्ग क्वालिटी पैरामीटर से गुजारते हैं। अब ये कहने में ये है कि एग्जामिनर को बहुत जल्दी आपको ऐसे तरीकों में समझाना है जैसे कि बहुत सिंपल हो। ऐसा नहीं हो कि आपको ये लगे कि अरे एग्जामिनर को लगे कि अरे बहुत टेक्निकल बोल गया, मज़ा ही नहीं आया। नहीं, ये उनका इंटेंट था कि आपको सिंपली कैसे आप समझाएं उनको, आप बिल्कुल प्यार से ऐसे समझाएं जैसे कि उनको कुछ नहीं पता है लेकिन बहुत सिंपल आप बता रहे हैं। तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछने का यही आइडिया रहता है कि एग्जामिनर को हो सकता है पता भी हो, बट ये देखना चाह रहे हैं कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बातें अगर आपने डिस्कस की हैं तो एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे। वो तो क्वालिटी है वो इन ऐसे क्वेश्चंस में चेक होती है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि सर वहाँ पे एक केमिकल आता है फिर हम उसको ये करते हैं, टेक्निकल टर्म्स आप बोलने लग जाएंगे, कार्बोनेशन करते हैं फिर हम उसको चिलिंग करते हैं, ये सब नहीं करना है। सिंपल बताएं। मैंने आपको बता दिया वापस एक बार कि एक टैंक में हम कंसनट्रेट आता है, उसमें पेप्सी का फ्लेवर रहता है, उसको हम एक साइड में उसको डाइल्यूट करते हैं जितना हमें स्पेसिफिकेशन दी उसके हिसाब से। दूसरे साइड में हम चीनी घोलकर उसको सिरप तैयार करते हैं, बाद में उनको मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा करके कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाती है और बाद में उसको पैक कर दिया जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया सवाल, कुछ इसमें था नहीं। लेकिन अगर आपने इसी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया तो इट विल बी डिजास्टर, ये आपको नहीं करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा मार्केट में आपके प्रोडक्ट को लेकर हो सकते हैं। जैसे पेप्सिको को लेकर ये दो तीन चीज़ें रहती हैं। कुरकुरे जो पेप्सी ही बनाती है, क्या उसमें प्लास्टिक होता है? ऐसे क्वेश्चन वैसे तो लाफेबल होते हैं, इस पर हंसी आ सकती है कि अगर प्लास्टिक होता तो उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव ही क्यों किया। कीटनाशक होता है कि नहीं होता, ये सब ठीक है। तो आपको एक तो इनका ओरिजिन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से, थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिएगा। प्लास्टिक होता है, या अगर ये फनी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा लाइट तरीके से बता सकते हैं कि नहीं सर मैंने पर्सनली उसको बनते हुए देखा है और मैंने खाया है और उसमें आई कैन अश्योर यू कि यू कैन एंजॉय द प्रोडक्ट। अब उसमें प्लास्टिक नहीं होता है। फिर जैसे आपके प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, जैसे शुगर। अब जो चीनी खाते हैं, पेप्सिको में इतनी चीनी होती है, तो बोल सकते हैं कि क्या आज के मार्केट में इतनी चीनी खाना सही है क्या बच्चों को? तो उसमें आप रेस्पॉन्सिबल आंसर ड्राइव कर सकते हैं। जैसे क्या पेप्सिको में इतने शुगर होती है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट को जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्या उनको बिकने देना चाहिए? तो कह सकते हैं कि यस सर आई एग्री कि अगर आप चीनी या नमक ये सब चीज़ें एक्सेस क्वालिटी में खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए डेंजरस हो सकती है। आपको कैलोरी बजट मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन मैं सर ये कह सकता हूँ कि पेप्सिको अपने प्रोसेस में काफ़ी एथिकल रहती है। जैसे कि वो स्कूल्स में या बच्चों को टारगेट करके कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। लेकिन यस, मार्केट के डिमांड के हिसाब से और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, इसके हिसाब से कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वो ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ज़्यादा हेल्थी हैं। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पेप्सिको है वो भी लोगों की हेल्थ डिमांड्स के प्रति धीरे धीरे अलाइन हो रही है और अपना मार्केट ओरिएंटेशन चेंज कर रही है। तो इस टाइप के आंसर है, मतलब आपने क्लियरली सवाल से बाईपास होकर साइड से निकल गए, कंट्रोवर्सी आपने छोड़ दी। ऐसे क्वेश्चन जब आ सकते हैं तो उनका आंसर आप ऐसे प्रिपेयर कर लीजिए कि कैसे आप बच सकते हैं। आप ये कुछ क्वेश्चन बना लीजिए और उनके आंसर देख लीजिए, 2-4 बार शीशे के सामने बोल लीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल बी एबल टू ड्राइव सच आंसर्स। क्या आपको लगता है कि पेप्सिको वाटर स्कार्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट्स लाइक बिग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आती है। केरला में कोका कोला के लेकर या आंध्र प्रदेश में कोका कोला को लेकर काफ़ी इसको प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि सर आई बिलीव कि पेप्सिको है वो जो भी गाइडलाइंस होती हैं मैंने उसको पर्टिकुलरली गाइडलाइंस को फॉलो करती है। मैंने पेप्सिको में काम किया है, मैंने देखा है कि कंपनी पानी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती है और जो कंपनी का जो फोकस है वो जीरो डिस्चार्ज का है कि ऐसा करें कि सारा का सारा पानी यूज़ हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कंपनी को भी ऐसे जगहों पे जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है वहाँ पर अपनी टेक्निक्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना चाहिए और कोई भी प्लांट लगाने से पहले एक्सटेंसिव स्टडी कर लेनी चाहिए कि वहाँ पानी सफिशिएंट है कि नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा रोल होना चाहिए कि वो कंपनी की जो लिमिट्स हैं उसको ऐसे ही सेट करे जो जितना कि आसपास के एनवायरनमेंट को और किसानों को डेंजरस ना रहे। तो इसमें आप ऐसे आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन है कि आप ऐसी कंपनी में काम करते समय आपको अच्छा लगेगा, क्या ये एथिकल है कि जिसमें आपने जो शुगर
हेल्थ की इश्यूज क्रिएट करती है, कुरकुरे चिप्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, पानी की स्कार्सिटी क्रिएट करती है। तो कह सकते हैं कि सर मेरा काम जो था वो मतलब कंपनी में मैनेजमेंट का था, मैंने उसमें जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस सबको फॉलो किया है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यस, हर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो को लेकर धीरे धीरे ज़्यादा एनवायरनमेंट और हेल्थ कॉन्शियस होते रहना चाहिए। यही फ्यूचर की डिमांड है और यही ज़रूरी भी है। तो मतलब आप ये भी नहीं कहेंगे कि आपने कुछ गलत किया, ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ी गलती करके आगे सर अब तो मैं पश्चाताप में जी रहा हूँ, मुझे रोना आता है देख देख के, सोच सोच के कि पहले मैंने क्या किया था। ये नहीं बोलना है। आप बताइए कि हाँ सर मुझे पता है कि ये इशू है, लेकिन मैंने जो कंपनी के अंदर जो सिस्टम रहता था उसमें हम एक बूंद बूंद तक गिनते थे, और इट वाज ए रियलिटी ऑल्सो कि कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियस रहती थी कि जो सेट पैरामीटर्स हैं, पानी से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, पर बोतल कितना पानी यूज़ हो रहा है ये बहुत क्लोजली मेंटेन किया जाता था। 50-60 मीटर लगा रखे थे हर जगह पे बिजली और पानी के देखने के लिए कि किस जगह से कितना पानी फ्लो कर रहा है। तो लेकिन फिर भी हाँ ये भी, लेकिन आप एक अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये भी पता है, आप ये भी समझाइए कि सर अगर ऊपर से देखता हूँ तो मैं ये भी समझता हूँ कि जो भी कंपनी है उसको एनवायरनमेंट को लेकर और जो हेल्थ को लेकर, जो लोगों की हेल्थ है उसको लेकर और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए और धीरे धीरे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। जैसे डाइट कोक आया था, ऐसे ही पेप्सी जीरो आया था। तो इनका यही एटीट्यूड रहता है कि आप धीरे धीरे लोगों में बिना वही कंज्यूमरिज्म का वही एटीट्यूड आप जो आप सर्व कर रहे हो करते रहिए, लेकिन हेल्थ लोगों की उससे डिटोरिएट ना हो, खराब ना हो। तो ये भी आप इसमें बता सकते हैं। फिर जैसे ये क्वेश्चन डिस्कस करने का नहीं है क्योंकि काफ़ी स्पेसिफिक है, बट मैं बता देता हूँ कि पेप्सिको का नाम है वो लेज जब बनता है, यानी जो चिप्स बनती है उसमें अनुबंध खेती की बहुत ज़्यादा नाम रहता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काफ़ी ज़्यादा नाम रहता है। पेप्सिको इज़ द आई बिलीव जो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रहा है। इसके बारे में क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, लेकिन ये काफ़ी स्पेसिफिक है। इसको सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको देखने के लिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आपकी कंपनी के बारे में पूछे जा सकते हैं। कुछ करंट न्यूज़, अगर कोई बड़ी न्यूज़ आपकी कंपनी को लेकर चल रही है तो सिंपली आप उसको गूगल कर लीजिए और पिछले एक वीक के लिए गूगल में सर्च करते टाइम न्यूज़ वाला जो बटन है उसको आप प्रेस करके आप पिछले कुछ दिनों की, कुछ वीक्स की न्यूज़ आप एक बार देख के जाइए। तो बड़ी न्यूज़ आई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कंपनी के साथ कोई बड़ा नाम एसोसिएटेड है, जैसे पेप्सिको के साथ इंदिरा नूई मैम का नाम हमेशा एसोसिएटेड रहा है, तो ऐसा अगर कोई बड़ा नाम हो उसके बारे में हल्का सा पता होना चाहिए कि आपने उनसे क्या सीखा। अगर आपकी कंपनी से कोई और बड़ा नाम एसोसिएटेड है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे अगर गूगल में काम कर रहे हैं या करके आए हैं तो आप उसको, जैसे सुंदर पिचाई के बारे में पता होना चाहिए, या जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, विप्रो है, TCS है, उसके बारे में हल्का आपको आइडिया होना चाहिए। आपने कंपनी क्यों छोड़ी, ये आपको इसका बहुत पॉजिटिव आंसर प्रिपेयर करना है। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आप इतनी वेल पेइंग जॉब छोड़ के अगर आ रहे हैं तो आप ये तो क्लियर रखिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स में इतना पैसा तो आपको कभी नहीं मिलेगा, तो आप अपनी कंपनी क्यों छोड़कर आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी है। तो इसका जो आंसर है ये बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि अरे सर मेरे को तो बहुत डर था, नौकरी कभी भी जा सकती है, कोरोना वैसे चल रहा है तो मुझे हमेशा जॉब का डर सताता था, तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ के ऐसी जॉब ढूंढने आ गया हूँ जिसमें मैं एक कुर्सी पे बैठ के ज़िंदगी भर कमा सकता हूँ। ऐसा नहीं बोलना है, आपको एक ऐसा पॉजिटिव आंसर क्रिएट करना है जो रियल हो, सबसे पहले जो आपके अंदर से फील आ रही हो कि हाँ भाई ये आपका कारण रहा है, और उसको थोड़ा आप मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर सकें। तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप इसमें कह सकते हैं जैसे कि मैं कंपनी में काम करता था, इम्पैक्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि जो आपका इम्पैक्ट था वो कम था, लिमिटेड रहा है, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन हमेशा कह सकते हैं कि अगर आपका इम्पैक्ट था, आपका प्रभाव था वो कम है, प्राइवेट में तो बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। इसके अलावा कह सकते हैं मेरा बचपन का सपना था, पिताजी की इच्छा थी ऐसा करना, मैंने कंपनी ज्वाइन ही इसलिए की थी कि मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर सकूं तैयारी के लिए ऐसे। लेकिन ये सब बताते समय थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना लगे कि आप झूठ ही बोल रहे हैं। इंटरव्यू में इस बात का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको झूठ नहीं बोलनी है, और दूसरी बात ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि अरे सही में क्या, लेकिन वो मन में मान लेगा कि झूठ बोल गया। तो आपको दोनों बातें का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन करते टाइम आपको एक तो झूठ नहीं बोलनी है और झूठ का आभास भी नहीं देना है, कि आपको अपने आंसर्स और प्रैक्टिकल रखने हैं। कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, सर मेरा तो बहुत ज़्यादा हमेशा से सपना रहा है कि मैं लोगों के लिए मर जाऊं और पता नहीं क्या कर दूं, और इसलिए मैं सोच रहा था कि प्राइवेट में काम करते टाइम तो मैं अच्छे से लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा,
तो मैं यहाँ आके सेवा कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब ये ठीक है, हम हर कोई आपके विचारों की इज्जत करता है और समझता है कि हाँ, आप में देशभक्ति की भावना हो सकती है, मानवता की कल्याण की भावना हो सकती है, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, अगर ऐसा था तो आप तैयारी क्यों करें, आप एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। कोई अगर आपको ऐसे लोगों का काम करना है के लिए काम करना है जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे एनजीओज इंडिया में चल रहे हैं। सर सफाई कर्मचारी आंदोलन है, श्री बेजवाड़ा जी का जो आंदोलन है उसमें आप जुड़ सकते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन है, महिलाओं के लिए बहुत सारे आंदोलन है, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको देश सेवा ही करनी थी, कुछ नहीं करना था, तो आप वहाँ क्यों नहीं चले गए। तो ऐसे और जो सामने वाला आदमी है, जो आपके सामने बैठे हैं, जो मैम आपके सामने बैठी हैं, उनको पता है कि लोग यहाँ क्यों आना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, इट इज़ ए सैड रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी, ये हमें पता है। तो आप ऐसे आइडियाज़ को अपने साथ रखिए कि सर हाँ, मुझ पर सोसाइटी का इम्पैक्ट है, लेकिन इतना नहीं है कि वो मतलब सोल वही कारण है छोड़ने का। तो आप ये आंसर हमेशा तैयार रखिए कि आपने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी और आप अब यहाँ क्यों आना चाहते हैं। इसको बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं कि सर मुझे एक स्टेबल करियर भी चाहिए, मुझे लोगों के लिए काम भी करना है, मुझे लगता है कि मैं सरकार में आकर एक अच्छा इन्फ्लुएंस भी क्रिएट कर सकता हूँ, और दूसरा मुझे लगता है कि लोगों के लिए काम करने में एक खुशी की भावना भी शामिल होती है, इसलिए मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी। तो ऐसे कुछ आंसर जिसके बारे में आप खुद श्योर हों, जो सत्य हो और जो सत्य लगे भी, ऐसे आंसर आप बताइए। और वो हमेशा आप मतलब एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि तोते की तरह सब निकलने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। यस, कंप्लीटेड कुछ सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर भी किया था, ये एक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्वेश्चन था कि मैं जब कंपनी में काम करके आया, तो जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया, तो अभिषेक आप फिर ये बताइए कि अगर आप एक ज़िले के डीएम हैं, अगर आप संभाल रहे हैं, कंपनी गेट पर एक एजिटेशन शुरू हो गया है और वो लोग आपके ऑफिस तक आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये फला कंपनी बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खींच रही है, तो ऐसे माहौल में आप क्या करेंगे एज ए डीएम। तो ऐसे सिचुएशन क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इतने रेयर हैं, बस पूछना थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबल नहीं रहता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी इम्पैक्टफुल कंपनी है तो सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि सर सबसे पहले तो मैं उसकी सत्यता की जाँच करूँगा कि कितना सही है, और मतलब ऑफकोर्स सही है, आप ये नहीं कह सकते सर वो गलत थे, तो मैं सबसे पहले सर ये समझूंगा कि वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसी के हिसाब से मैं पूरा स्टेप लूँगा, ग्राउंड पर सारे फैक्ट्स क्विकली वेरीफाई कर मैं ध्यान रखूँगा। अगर वो कंपनी है, अगर वो एक्सेस पानी खींच रही है तो उसी हिसाब से काम किया जाएगा। अगर कंपनी अपने लिमिट से पानी खींच रही है फिर भी फार्मर्स को प्रॉब्लम है, तो मैं फिर भी कंपनी की लिमिट को फॉर द टाइम बिंग अगले कुछ महीनों के लिए रिड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन पूरे कार्यक्रम में मैं ये ध्यान रखूँगा कि फार्मर्स को नुकसान ना हो, क्योंकि फार्मर्स को पानी दिया जाए, और दूसरा लॉन्ग टर्म में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैं फार्मर्स के लिए वहाँ पर जैसे वाटर हार्वेस्टिंग है, जल संचयन है, आपका जैसे बारिश के पानी का जो संचयन तरीका है या वाटर शेड वगैरह है, वो सब मैं वहाँ कर लूँगा, ताकि और मैं देखूँगा कि वहाँ पर जैसे जो भी काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी है, ताकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इसके बारे में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे सिचुएशन क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, कंपनी को स्पेसिफिक जो भी 1-2-4 सवाल बनते हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी हॉबी है उससे कनेक्ट किया जा सकता है। अगेन इट्स रेयर क्वेश्चन, कभी कभी बहुत रेयरली पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हॉबी है तो उससे कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। एक लीडर की क्वालिटीज़ या फिर एक बॉस की क्वालिटी, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, या फिर दोनों के बारे में वर्सेस ही पूछा जा सकता है कि लीडर वर्सेस बॉस। तो आप लीडर की क्वालिटीज ऐसी क्या हैं जो आपने वहाँ से सीखी है, या फिर इन जनरल लीडर की क्वालिटीज़ क्या हैं, ये भी आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ये कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन तो पहले डिस्कस नहीं किए हैं, इसके अलावा जैसे कुछ कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसके सेक्टर्स क्या क्या हैं, ये उस सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, राजस्थान स्टेट से उसका क्या रिलेशनशिप है, और ये जैसे मान लो पेप्सिको की फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन, इनके अलावा ये क्वेश्चन है, राजस्थान में जैसा सॉफ्टवेयर है तो ऐसा क्या है कि राजस्थान में सॉफ्टवेयर डेवलप होने के लिए क्या किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान का, अगर मान लो आपका भिवाड़ी एरिया है, ये एरिया है, इसके बारे में क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन जो हैं कंपनी के साथ कंपनी की लोकेशन पे भी डिपेंड करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपका कुछ जो कंपनी है जहाँ पे थी वहाँ के बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना रहे कि आप तो मतलब बहुत ही घिसू टाइप आदमी थे, आप तो कंपनी में बस घर से निकले, कंपनी पहुँच गए, वापस आके सो गए, रात में नेटफ्लिक्स देख लिया, कुछ मूवी चला ली और सो गए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए गए थे, आपने बाहर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी वाइब्रेंट, थोड़ी सी उत्साही होनी चाहिए। उसके लिए आपको उस ज़िले से या उस आउट ऑफ राजस्थान काम किया है तो उस राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ही आप थोड़ा तैयार रहिएगा। मैं पहले बता चुका हूँ बेंगलोर का एग्जांपल देकर, लेकिन अगर हम राजस्थान के ही किसी एरिया से बिलोंग कर रहे हैं अगर और किसी दूसरे एरिया में काम कर रहे हैं, तो अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसकी क्या इश्यूज़ हैं। अगर मान लो आपका भिवाड़ी वगैरह अगर इंडस्ट्रियल एरिया जो माना जा रहा है, जो NCR के पास है, तो उसके क्या चैलेंज हैं और क्या किया जा सकता है। अगर वो कंपटीशन में मानेसर है वहाँ पे, तो कंपटीशन में क्या चल रहा है, और ये सब क्वेश्चन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ पे आपकी कंपनी, जहाँ पे आपकी लोकेशन प्लेस्ड थी, उससे भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। कई बार इंटरव्यूअर ने उस ज़िले में काम किया होता है, उसको बहुत डीप नॉलेज होती है, तो कुछ भी आप उसमें उल्लू बनाने की कोशिश ना करें। और मोर और लेस इंटरव्यूअर को सारा पता ही रहता है कि जहाँ आपने काम किया है वहाँ पे उनका दोस्त काम किया होगा, या कोई इंस्टेंस उन्होंने आया होगा, इतना लंबा करियर उन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे मतलब कुछ बोल के निकल जाएंगे। बट एनीवे, उस ज़िले के बारे में कुछ प्रसिद्ध बातें आप बताइए। अगर वहाँ से कोई बड़ी हस्ती निकली है, अगर वहाँ पे अगर मान लो कुछ लीडर निकला है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। वहाँ पे कोई नदी निकलती है या कुछ ऐसी फेमस चीज़ है, तो वो उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ मंदिर वहाँ पे अगर स्थित है या कुछ खाने की जगह है, तो ये तो वही चीज़ें वही लोग बता सकते हैं जो उस जगह पे जिन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है। ये वो आदमी नहीं बता पाएगा जो सिर्फ वहाँ आराम से कुछ दिन कमरे में बंद होके आ गया है। तो अपने दोस्तों को कॉल करके आप उस बारे में पता कर सकते हैं, मंदिर के बारे में, और थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकते हैं, और 1-2-4 खाने की जगह पता कर सकते हैं, ये रख सकते हैं। ये आप अपने कॉलेज की जगह पे, काम करने की जगह कि जहाँ के आप रहने वाले हैं उसके बारे में, सबके बारे में, ये सब क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस हैं, ये सबके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे आप जहाँ पे आपका कॉलेज था, तो वहाँ पे अगर कोई अच्छा समोसे वाला है या कोई अच्छी पानी पूरी देता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। जस्ट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो आप बताइए कि सर वहाँ पे वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो चीज़ को अच्छी लगी सर, वो ये लगे कि मॉल के साइड में एक आदमी फॉर एग्जांपल XYZ नाम से पानीपुरी की रेडी पे वो पानीपुरी देता था। एंड हम तो सर जब भी खाली टाइम रहता था वहाँ जाते थे, और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी उसकी रहती थी, काफ़ी हमने एंजॉय किया है। तो इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि भाई आप एक लाइवली आदमी रहे हैं, उत्साही आदमी रहे हैं, मतलब आप उस जगह पे बहुत डल तरीके से नहीं रहे हैं, आपने ज़िंदगी को जिया है, और आप किसी भी जगह खुश हो सकते हैं। ये उन चीज़ों के इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपने उस इलाके की दिक्कतें कुछ पता होनी चाहिए। अगर आप जैसे गुड़गांव में रहे हैं तो वहाँ की अर्बन प्रॉब्लम है, क्राइम है, वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और उन प्रॉब्लम्स को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे सोल्व करेंगे, ये भी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, पर इसको एक चेन आगे खींच के जा सकती है कि इन प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे करेंगे, या क्या और किया जा सकता है। आपके अपने इलाके से कंपैरिजन कभी भी पूछ के कंपैरिजन तुलना करके आपसे पूछा जा सकता है कि आपको अपने इलाके से या जिन 2 जगह पे आप रहे हैं उनका कंपैरिजन हमेशा कभी भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि मैंने पटियाला में और महाराष्ट्र में रायगढ़ ज़िले में काम किया है, तो मुझसे क्लियरली ये सवाल पूछ लिया गया था कि अच्छा आप ये बताइए कि फिर वहाँ पे महिलाओं की दशा में आपको क्या लगा, खेती को लेके आपको क्या डिफरेंस लगा। तो आप ऐसे कुछ कंपैरिजन आप करके रख लीजिए। इन जैसे आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि यहाँ पे एक बार इसकी डेमोग्राफी देखेंगे, यहाँ की जनसंख्या देख लेंगे, इस एरिया की कुछ नहीं, सिर्फ 4-5 डाटा पॉइंट एक बार देख लेंगे, जनसंख्या इतनी है, ये सब लोग कितने हैं, ये सब। बाकी प्रॉब्लम जनरली होती हैं तो हो जाता है। कोई महान हस्ती अगर वहाँ से आई है, वो भी आप इसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। सो द होल इंटेंट ऑफ दिस स्लाइड वॉज कि आपको अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, वो आपसे आपकी जॉब के थ्रू आपको जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर मान लो ये इंटरव्यूअर हैं, ये आपकी जॉब है, और इस जॉब के थ्रू यहाँ से वो आप में झांकने की कोशिश करेंगे। तो
ये आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब में आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, जिस क्वालिटी का काम किया है, जैसा काम किया है, वो आपकी पर्सनैलिटी के किन साइड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। बस यही अगर आपने अच्छे से जस्टिफाई कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक लूज पर्सनैलिटी रहे हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने सिर्फ वहाँ पे मतलब बस काम से काम लाइक बहुत डल तरीके से काम किया है, कोई कुछ अचीव ही नहीं किया, ये सब वहाँ नहीं लगना चाहिए। सो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ये वाला इस आइडिया को अगर आप सेंटर रख के काम करेंगे तो आपके ये जॉब वाला प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। सो दिस वाज द लेक्चर। ये आपका थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। आई विश ऑल ऑफ यू कि आप अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करें एंड बहुत जल्दी RAS में एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन के उभरें। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।